नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है उत्तराधिकारी। माँ, अब आपका आराम करने का समय है। कहती क्यों नहीं भाभी से कि अब अपनी घर गृहस्थी संभालें और आपको चैन से खाने पीने और प्रभु का नाम जपने दें। कब तक आटा चावल दाल नमक हल्दी करती रहेंगी। मायके आई रश्मि ने माँ कनिका जी को समझाया, क्योंकि जब से वो आई थी देख रही थी कनिका जी तो पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गई हैं। बेटा, एक बार आराम की लत लग गई ना, तो फिर शरीर के सारे कलपुर्जों में जंग लगने लगेगी। जितना व्यस्त रहूंगी उतना तन और मन हरा भरा रहेगा। रही बात बहू की, तो वो तो अभी नई नई आई है, उसको सब सीखने में समय लगेगा। जब तक नहीं सीख लेती तब तक तो मुझे संभालना होगा ना। ऐसी भी क्या व्यस्तता मम्मी की, मेरे पास बैठने का भी समय नहीं आपको। और सीख लेगी तब संभालेगी, ये क्या बात हुई। आप सीखने देंगी तब तो सीखेगी ना। राशन आप ही मंगवा रही हैं, सब्जी फल दूध का हिसाब आप कर रही हैं। काम वाली, पेपर वाला, प्रेस वाले, कचरे वाले सबको आप मैनेज कर रही हैं। अरे ये सब तो भाभी ने अपने घर में अपनी माँ को भी करते देखा होगा। अगर देख कर ही सीखा जाता है तो अपनी मम्मी से सीख कर आई ही होंगी ना वो। रश्मि, बेटा तुझसे क्या छिपाना, सच बात तो ये है कि मुझे बहू थोड़ी अल्हड़ लगती है। बचपना है उसके अंदर, इसलिए मुझे लगता है कि वो सब कुछ अच्छे से संभाल नहीं पाएगी और सब गुड़ गोबर कर देगी। और ये तो अच्छी बात है ना कि मैं अपनी बहू पर काम का बोझ नहीं डालती। वो तो खुश ही होती होगी मन ही मन। कनिका जी ने इधर उधर देखते हुए कहा, मम्मी, भाभी का काम आप हल्का नहीं कर रही। उनके ही घर में उनका अधिकार ना देख उन्हें पराया कर रही हैं। और हाँ, जिम्मेदारियाँ अल्हड़ से सुघड़ कब बना देती हैं पता भी नहीं चलता। आप एक बार भाभी पर जिम्मेदारी देकर तो देखो, मैं भी तो ऐसी ही थी। आज मेरे ससुराल वाले हर आने वाली नई बहू को मेरा उदाहरण देते हैं। रश्मि ने फिर समझाने की कोशिश की माँ को, तू बेटी किसकी है, तारीफ तो होनी ही थी। मैंने बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए हैं तुझे। अब आप बात को दूसरी तरफ ले जा रही हैं मम्मी। अच्छा छोड़ ये सब, तुझे मेरे साथ बैठना है, बातें करनी है। तुझे समय ही चाहिए ना, मिल जाएगा। कल से तुझे शिकायत नहीं होगी। कहने से क्या होगा मम्मी, सुबह सोकर उठती हूँ तो आप काम वाली के पीछे लगी रहती हो। फिर उसके जाने के बाद अपने काम पूजा पाठ खत्म कर नाश्ता करके सब्जी फल लाने चली जाती हो। उधर से लौटकर फिर किचन में घुसकर भाभी को ऐसे नहीं वैसे नहीं बताने लगती हो। खाने के बाद फिर आराम करने के वक्त जो थोड़ी बहुत बात होती है आपसे, और रात को सोते वक्त, उस समय भी आप इतनी थकी होती हो कि बेड पर जाते ही खर्राटे भरने लगती हो। समय नहीं था तो बुलाया क्यों मुझे। रश्मि ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, लाडो नाराज मत हो, कल से कुछ करती हूँ मैं पक्का कहकर जोर से जम्हाई लेती। कनिका जी कब नींद में डूब गईं उन्हें पता भी नहीं चला। रश्मि को मायके आए 3 दिन हो चुके थे। वो देख रही थी कि 6 महीने पहले आई भाभी महिमा घर का काम संभालना तो चाहती है, पर मम्मी उसे संभालने नहीं दे रही। भले मम्मी व्यस्त रहकर अपनी सेहत का हवाला दे रही हूँ उसे, अच्छी तरह पता है कि मम्मी के अंदर असुरक्षा की भावना घर कर गई है। भाभी की पहली रसोई से ही उसे अच्छी तरह याद है, पापा ने भाभी की बनाई खीर खाते ही कहा था, वाह, जुग जुग जियो बहू। मेरे माँ के हाथों का स्वाद याद आ गया, बहुत स्वादिष्ट बनाया है खीर। सुनते ही मम्मी के कान खड़े हो गए थे। फिर जब पकौड़े वाली कढ़ी खाते ही उसके पति ने कहा था, भाभी जी, ससुराल में पहली बार ये पकौड़ों वाली कढ़ी खा रहा हूँ, कसम से मज़ा आ गया। मम्मी थोड़ा सा पकाई, क्योंकि वो सच में कभी पकौड़े वाली कढ़ी नहीं बनाती थी शुरू से, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था। रिसेप्शन के बाद सुबह से मेहमान जाने लगे थे। सबसे पहले 6 बजे ही बड़ी मौसी को निकलना था, उनकी ट्रेन थी। ऐन वक्त पर उनकी चप्पल गायब थी। सबने ढूंढ लिया पर नहीं मिला। उतनी सुबह दुकान भी नहीं खुली होती जो चप्पल आता। बाहर गेट पर खड़ी थी मौसी, और सब सोच रहे थे कि क्या हो। तभी भाभी ने अपनी एक नई चप्पल लाकर रख दी। मौसी जी, मेरे पास 3 4 जोड़े चप्पल पड़े हैं, आप ये पहन लो, आपको फिट आएंगे।
भाभी की नई चप्पल और मौसी की चप्पल का नाप लगभग एक ही था। आशीर्वाद देती मौसी चुपके से मम्मी के कान में कह गई थी, कनिका बहू तुझसे ज़्यादा होशियार है, आज के ज़माने की है ना, ज़्यादा व्यवहारिक है, थोड़ा बहुत तू भी सीख लेना। और भी मौसी, नानी, दादी, चाची सबने जाते जाते नई नई सास बनी मम्मी को अपने अनुभवों और समझदारी के आधार पर कुछ ना कुछ सलाह दिया ही होगा। उसी के निचोड़ से मम्मी इस निष्कर्ष पर पहुंची होंगी कि वो भाभी के हाथ में घर गृहस्थी की बागडोर देंगी ही नहीं, ताकि उनका महत्व बना रहे और भाभी बस उनके कहे अनुसार करती रहें। पर ये तो सरासर गलत है। इसे अभी उनका बड़प्पन समझकर मान रखने वाली भाभी के मन में तो धीरे धीरे अपने अधिकारों का हनन होता देख आक्रोश पलने लगेगा। वो मम्मी को अपनी माँ नहीं, प्रतिद्वंदी समझने लगेंगी। इधर मम्मी की ये जी तोड़ मेहनत ना केवल उन्हें हद से ज़्यादा थका रही है, बल्कि वो दुबली और कमज़ोर भी लगने लगी हैं। पर ना समझ रही हैं, ना आराम करने को तैयार हैं। सोचती सोचती रश्मि भी नींद की आगोश में समा गई। अगली सुबह मम्मी जब समय पर नहीं उठी तो पता चला उन्हें तो तेज बुखार है। रश्मि माँ की देखभाल में लग गई और महिमा घर के कामों में। बहू 1 बजने को हैं, तू अभी तक नहाई भी नहीं। बुखार कम होने के बाद कमरे से बाहर आई कनिका जी ने जब महिमा को कामों में ही लगा देखा तो बोल पड़ी, जी जाती हूँ मम्मी जी, एक के बाद एक काम लगा ही हुआ है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आप अकेली ये सब कैसे संभालती हैं। अनुभव से बहू, तुम भी कर लोगी धीरे धीरे। नहीं मम्मी जी, कहते हैं एक से भले दो, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। और अब इतना काम आपको अकेले मैं संभालने भी नहीं दूंगी। आपका बीमार पड़ना तो लाजमी था, इतने बोझ तले। महिमा सच में परेशान दिख रही थी। महिमा दिन भर व्यस्त रहने के कारण शाम को सब्जी और फल लेकर आई। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि ना मुझे अच्छी सब्जियां और फल लेने का ढंग पता है, ना ही तोल मोल का अंदाजा। ये काम आप ही अच्छा करती हैं। रश्मि और कनिका देख रही थी कि महिमा को जिस काम का अनुभव नहीं था वो खुद ब खुद स्वीकार कर रही थी कि ये काम मम्मी जी ज़्यादा अच्छा करती हैं। मम्मी देखो, हर काम में हर कोई परफेक्ट नहीं होता। कुछ चीज़ें भाभी अच्छा करती हैं, कुछ आप, तो दोनों को ये बात मान लेने में क्या दिक्कत है। वो आपसे सीख लेंगी, आप भी उनसे थोड़ा बहुत आइडिया लेना। इसमें छोटे बड़े की क्या बात। घर में ही लोग एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो बाहर वाले फ़ायदा उठाएंगे ना। ठीक कहती है बेटा, मुझे भी बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। कल तेरी इस बात पर कि तेरे ससुराल में तेरी तारीफ होती है, मैं कितना खुश हो रही थी। उसी तरह अपनी बहू की भी दूसरों द्वारा तारीफ पर भी तो मुझे खुश होना चाहिए। वही भाव नहीं आते, इसलिए तो सास माँ नहीं बन पाती और बहू बेटी नहीं बन पाती। यही बात तो मैं समझा रही हूँ मम्मी। घर पर जिम्मेदारियों पर तो आपका मालिकाना हक सदैव रहेगा, पर अब उत्तराधिकारी को भी तो उसका हक देना होगा ना, वरना आपकी उत्तराधिकारी काबिल कैसे बनेगी। भाई को उनसे बांटकर आप भाई की तरफ से निश्चिंत हो गई ना। उसी तरह घर और जिम्मेदारी भी बांटने का समय आ गया है। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था रश्मि। जब अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बहू को सौंप दी तो ये सब उसके आगे क्या है। बहू ओ बहू कहाँ हो। अचानक से कनिका जी ने महिमा को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए क्या। कुछ लेना है। लेना नहीं है, देना है। अपनी उत्तराधिकारी को उसका सिंहासन, कहते हुए कनिका जी ने घर की चाबियों का गुच्छा और हिसाब किताब वाली डायरी महिमा को थमा दी। मम्मी जी, मैं अभी इतना कुछ कैसे संभाल सकूंगी। आप ज़्यादा अनुभवी हैं, मुझे तो, मैं कहीं जा थोड़े ही रही हूँ बहू। जहाँ तुम्हें दिक्कत परेशानी होगी मैं तो हूँ ना देखने के लिए। पर अब सब तुम्हें ही संभालना है, वरना मेरी उत्तराधिकारी कैसे बनोगी। ताजपोशी की खुशी में एक पार्टी तो बनती है, क्यों भाभी। पास बैठी रश्मि ने चुहल की। जी दीदी। महिमा के चेहरे पर थोड़ी खुशी, थोड़ा पेशोपेश, थोड़ा दुविधा और आती जाती मुस्कान बता रही थी कि वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर है और ज़रूर अच्छे से निभाएगी। मम्मी, आपने सही समय पर सही निर्णय ले लिया है, आंखों ही आंखों में रश्मि माँ को कह रही थी और माँ भी इस बात को समझ रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।